आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार सर्वप्रथम वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, वो पंजाब जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, के मोंटीगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल की खोज की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल की खोज की थी और उसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल की खोज की थी। इस सभ्यता का यानी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता दोनों नाम से जाना जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो खोजा गया शहर था वो था हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। रेडियो कार्बन पद्धति की यदि बात करें तो C14 जिसे रेडियो कार्बन पद्धति 14 के आधार पर इस सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी के जो गांव थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे और वहाँ के जो घर थे वो शहरीय आधारित बने हुए थे। वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो शहरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के साथ साथ कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि यहाँ के लोगों में कांस्य के प्रयोग का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्वी स्थल में आलमगीरपुर और पश्चिम स्थल में सुतका गेंडोर है। हड़प्पा सभ्यता की यदि चौहद्दी की बात करें या फिर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सबसे ऊपर या फिर सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा में स्थित था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा था जो जम्मू कश्मीर में था। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल मांडा था जो जम्मू कश्मीर में था। सबसे दक्षिणी यानी कि नीचे की तरफ दैमाबाद तक फैला हुआ था जो कि महाराष्ट्र में था। सबसे पूर्व स्थल की बात करें तो पूर्व की तरफ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था और पश्चिम स्थल सुतका गेंडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक फैला हुआ था। इस सभ्यता से प्रमुख नगरों से प्राप्त हुई अवशेषों की यदि बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा शहर की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में पीतल की एक गाड़ी मिली है। हड़प्पा सभ्यता से पीतल की एक का गाड़ी मिली है। इसके अलावा हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति मिली है, यानी कि एक मूर्ति भी मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधे को दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय लोग जो हैं कृषि किया करते थे और गेहूं और जौ सबसे ज़्यादा उपजाया करते थे। इसके अलावा हड़प्पा से मेकअप के भी सामान मिले हैं जिसे प्रसाधन मंजूषा कहा गया है। हड़प्पा से प्रसाधन मंजूषा यानी कि मेकअप के सामान, पीतल की एक गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे और गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला।
मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी कि इससे ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन के समय वहाँ पे बहुत सारे लाश के भंडार मिले हैं, जो कि कंकाल रूप में मिले हैं, जिनके अवशेष में कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिले हैं, और वो जो विशाल अन्नागार था, यानी कि जहाँ पे अनाज भोजन वगैरह रखे जाते थे, वो सबसे बड़ी इमारत थी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जो कि एक विशाल अन्नागार था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा पुजारी की मूर्ति मिली है। साथ में मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, जिन्हें शिव कहते हैं, तो शिव की भी मूर्ति मिली है। शिव की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में ध्यान मुद्रा में अवस्थित। लोथल की बात करें तो लोथल जो है उसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल का दूसरा नाम लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो है। चतुर्भुजाकार अग्निवेदी, यानी कि यहाँ पे यज्ञों वगैरह में होने वाले जो अग्नि कुंड होते हैं, उनका अभी अवशेष मिला है, जो कि चतुर्भुजाकार में हुआ करता था। धान, यानी कि जिसे हम चावल कहते हैं, बाजरा इत्यादि का साक्ष्य मिला है। लोथल से चतुर्भुजाकार अग्निवेदी और धान चावल बाजरा का साक्ष्य मिला है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी मिली है। इसके अलावा फारस की मुहर मिली है, जिससे यह साबित होता है कि लोथल के लोग फारस से व्यापार किया करते थे, जहाँ पे मुहर का मतलब पैसा होता है, मुद्रा होता है। लोथल में फारस की मुहर मिली है। इसके अलावा 3 युगल सावाधान भी मिला है। लोथल में 3 युगल सावाधान भी मिला है। साथ में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। एक मृदभांड मिला है, जिस पर एक कवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। यानी कि एक मिट्टी का बर्तन मिला है लोथल में, जिस पर चित्राया गया है एक कवा और एक लोमड़ी को। और ये कवा और लोमड़ी की जो कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है, चालाक लोमड़ी वाली। तो नेक्स्ट पॉइंट, यदि कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत और दोनों टीले जो हैं सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए मिले हैं। कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के प्रावधान मिले हैं, साथ में दोनों टीले जो है दोनों तरफ से दीवारें से घिरे हुए मिले हैं। इसके अलावा सार्वजनिक नाली की प्राप्ति नहीं हुई है, किंतु लकड़ी की नाली जरूर मिली है। यानी कि वैसा नाली जो कि ईंट पत्थरों द्वारा बनाया जाता था अन्य शहरों में, वैसा नाली तो नहीं था, लेकिन लकड़ी की नाली यहाँ पे मिली है। तो कालीबंगा के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कालीबंगा में लकड़ी की नाली मिली है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा में लकड़ी की नाली मिली है। इसके अलावा कालीबंगा के जो भवन होते थे, कालीबंगा के जो किले होते थे, वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। कालीबंगा के जो भवन होते थे, जो महल घर वगैरह होते थे, वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। कालीबंगा के लिए जुते हुए खेत, दोनों टीले सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए, लकड़ी की नाली और कच्ची ईंटों के भवन इत्यादि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, यदि बनावली की बात करें तो बनावली में जौ की उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, वो भी उत्तम किस्म के जौ। इसके अलावा बनावली में तांबे के बानागर मिले हैं। बनावली में मिट्टी के बर्तन मिले हैं और वॉश बेसिन यानी कि धोवन पात्र मिले हैं। बनावली में जौ की खेती, उत्तम जौ की खेती, तांबे के बानागर और मिट्टी के बर्तन। बनावली में मिट्टी के बर्तन मिले हैं और वॉश बेसिन धोवन पात्र मिले हैं। नेक्स्ट देखें, चनहुद्रो की बात करें तो चनहुद्रो एक औद्योगिक शहर था। यानी कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री वगैरह हुआ करते थे, कारखाने वगैरह हुआ करते थे, जिनसे चनहुद्रो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे, उन सब में व्यापार जो है वो हुआ करता था।
तो औद्योगिक नगर था तो वहाँ पे कारखाने मिलेंगे, तो वहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। चनहुद्रो एक औद्योगिक शहर था जिस कारण से वहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लिपस्टिक मिला है, हाथी का खिलौना मिला है और पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। लिपस्टिक, हाथी का खिलौना और पीतल की इक्का गाड़ी, साथ में मनके बनाने के कारखाने चनहुद्रो में मिले हैं। क्यों? क्योंकि चनहुद्रो एक औद्योगिक शहर था। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। दुर्ग यानी कि किला, चनहुद्रो से किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं मिला है, यानी कि रहने का आवास नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि ये एक औद्योगिक शहर था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी होगी वो कल और कारखाने ही होंगे। नेक्स्ट देखें, चनहुद्रो में एक मुहर की प्राप्ति हुई है, एक सिक्के की प्राप्ति हुई है और इस सिक्के पर बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह वाली मुहर की प्राप्ति हुई है। यानी कि एक मुहर पे एक ऐसा सिंबल देखने को मिला है जिस सिंबल में बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह को दिखाया गया है, यानी कि कुत्ते के पैर के छाप को दिखाया गया है। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक थे। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर थे और यहाँ से माता देवी अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। राखी गढ़ी जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यहाँ एक चार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण शहर थे उसकी खोज कब हुई, किस नदी पे हुई और किसने किया, और वहां से सबसे मुख्य रूप से कौन सा चीज मिला। सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, रावी नदी के तट पे, और वहां से श्रमिक आवास मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई। राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पे इसे खोजा और मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार की प्राप्ति हुई है, स्विमिंग पूल की। चनहुद्रो की बात करें तो 1931 में इसका उत्खनन जो है एन जी मजूमदार ने किया था। सिंधु नदी के तट पे यह भी मिला था और यहाँ पे झूकर जहांगर संस्कृति मिली थी। झूकर जहांगर संस्कृति चनहुद्रो से मिली थी। रोपड़ की बात करें तो 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रावधान मिला है। रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रावधान मिला है। रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रावधान मिला है। कालीबंगा 1953 अमलानंद घोष के द्वारा खुदाई की गई और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पे मिलती है और कालीबंगा में काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का मतलब ही होता है काली चूड़ियाँ, तो कालीबंगा से काली चूड़ियों की प्राप्ति हुई है। लोथल की खोज 1957 में S.R. राव के द्वारा होती है भोगवा नदी के तट पर, वहां से गोदीबारा का साक्ष्य मिलता है। आलमगीरपुर 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खुदाई की जाती है हिंदन नदी के तट पे, वहां से कोई भी साक्ष्य जो है नहीं मिलता है। राखी गढ़ी 1969 में सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा खोज की जाती है घग्गर नदी के तट पे और राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। भारत में जो हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, मतलब अभी जो वर्तमान में भारत में हड़प्पा नगर वाले क्षेत्र है, वहाँ का सबसे बड़ा नगर जो है वो राखी गढ़ी हुआ करता था। बनावली की बात करें तो 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी रंगोई नदी के तट पे और यहाँ पे जल निकासी का अभाव था। धौलावीरा की बात करें तो 1990 से 1951 में इसकी खुदाई की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा और ये जो है यहाँ पे खेल के स्टेडियम और साइन बोर्ड मिले हैं। धौलावीरा में खेल के स्टेडियम और साइन बोर्ड मिले हैं। धौलावीरा में खेल के स्टेडियम और साइन बोर्ड मिले हैं। धौलावीरा जो है सबसे अंतिम में खोजा गया हड़प्पा स्थल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यदि धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा इसे कृत्रिम जलाशय भी कहा गया है। जल प्रबंधन प्रणाली के उन्नत साक्ष्य मिले हैं जिस कारण से इसे कृत्रिम जलाशय कहा गया है। खेल के स्टेडियम और सूचना पट यानी कि साइन बोर्ड मिले हैं। खेल के स्टेडियम कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। यूनेस्को ने गुजरात स्थित धौलावीरा को, जो धौलावीरा है गुजरात में है, तो यूनेस्को ने इसे 2021 में भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि धौलावीरा को वर्ष 2021 में यूनेस्को ने अपने यूनेस्को सूची में शामिल किया है 40वें विश्व धरोहर के रूप में। 2021 में 40वें विश्व धरोहर के रूप में धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था
और ये जो धोलावीरा है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है रोपर। रोपर के बारे में यदि बात करें तो रोपर के लिए एक पॉइंट है कि ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया एवं उत्खनित प्रथम स्थल रोपर व दूसरा स्थल कालीबंगा है। यानी कि 1947 के बाद सबसे पहला खोजा गया स्थल रोपर है और रोपर के बाद दूसरे नंबर पे कालीबंगा आता है। रोपर में मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिले हैं। यानी कि रोपर में मानव की कब्र के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। रोपर में मानव के कब्र में कुत्ते को भी दफनाया जाता था। गोदीबारा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था तथा इस सभ्यता की सबसे विशाल संरचना थी। डॉकयार्ड डॉकयार्ड यानी कि गोदीबारा जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा संरचना हुआ करता था और यह बंदरगाह नगर भी हुआ करता था। गोदीबारा जो है छौ छौ की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्ष वाला एक अन्नागार भी मिला है। छौ छौ की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्ष वाला एक अन्नागार जो मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त दूसरा सबसे विशाल अवशेष। देखिए, सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल अवशेष जो है वो गोदीबारा है। सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल अवशेष गोदीबारा है। सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल अवशेष गोदीबारा है। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे विशाल अवशेष जो है वो है अन्नागार, यानी कि जहाँ पे फूड स्टोर, जहाँ पे भोजन वगैरह को संग्रहित करके रखा जाता था। दूसरा सबसे बड़ा अवशेष है अन्नागार और ये अन्नागार की खासियत ये है कि इसमें 12 रूम हुआ करते थे। 12 रूम हुआ करते थे, एक साइड 6 रूम, दूसरे साइड 6 रूम। 12 रूम हुआ करते थे, एक साइड 6 रूम, दूसरे साइड 6 रूम। तो गोदीबारा सबसे बड़ा संरचना है सिंधु घाटी सभ्यता का और अन्नागार जो है दूसरा सबसे बड़ा अवशेष है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि विशेषताओं की बात की जाए तो नगर नियोजन के लिए ये सभ्यता जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली थी। यानी हड़प्पा सभ्यता अगर अभी भी लोग उसको याद करते हैं तो वो एक नगरीय सभ्यता थी जिस कारण से उसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। साथ में जल निकासी की प्रबंधन भी थी। नगर नियोजन जाल पद्धति पर आधारित थी। नगर नियोजन जो है जाल पद्धति पे आधारित थी, यानी कि ग्रिड पैटर्न पे, जिसका मतलब होता है कि सड़क एवं गलियां योजना अनुसार निर्मित की गई थी। यानी कि जितने भी शहर थे वो सभी घरों के आपस में समकोण काटते थे। यानी कि रोड जो होते थे वो इस कदर बनाए जाते थे कि उसके बीच में कोई मकान पड़ जाता था और रोड को यदि देखा जाए तो वो एक स्क्वायर का रूप ले लेता था जो कि ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। और सड़कें जो है वो कच्ची ईंटों के बनी होती थी। मुख्य सड़कें जो थी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी और एक दूसरे के समकोण पर काटते थे। नगर विन्यास की बात की जाए तो नगर को 2 भागों में बांटा जाता था। नगर को 2 भागों में बांटा जाता था। एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। इससे पहले वाले जो एसएससी का एमटीएस का एग्जाम हुआ है, नहीं माफ कीजिएगा, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी टीला होता था उसे किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता था। ऐसे ही करके कुछ प्रश्न था तो उसे सीतादल कहा जाता था। तो नगर विन्यास, नगर को 2 भागों में बांटा गया था। एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो है किला होता था, दुर्ग होता था, आयताकार हुआ करता था। पूर्वी टीला को निचला नगर कहते थे और यह सामान्य जनता का आवास क्षेत्र हुआ करता था। यानी कि पश्चिमी टीला दुर्ग किला हुआ करता था जो उसके कुलीन लोगों के लिए हुआ करता था और पूर्वी टीला जो है वो निचला हुआ करता था आम जनता के लिए। पश्चिमी टीला जो है वो किला हुआ करता था कुलीन लोगों के लिए। पूर्वी टीला जो है आम जनता के लिए हुआ करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। नाली की बात की जाए तो जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय व्यवस्था थी। जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय व्यवस्था थी जो अन्य किसी समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन बहुत सारे और सभ्यता थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उन सब सभ्यता में भी जो है जल प्रबंधन की प्रणाली नहीं मिली है। नालियां ईंटों तथा पत्थरों से घिरा होता था।
वहाँ के भवनों की यदि बात की जाए तो भवन हड़प्पा कालीन नगरों के भवन साधारणतः छोटे-छोटे आवासीय भवन होते थे। यानी कि जो भवन होते थे छोटे होते थे, आवासीय होते थे, उसमें 4-5 कमरे होते थे। कुछ विशाल 2 मंजिला भवन का भी निर्माण किया गया। प्रत्येक मकान में रसोई घर और स्नानागार होता है। जितने भी घर थे उन सब में रसोई घर और स्नानागार बिल्कुल ही होता था। 4-5 कमरे होते थे, छोटे होते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि घर के जो दरवाजे होते थे वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे और गली की तरफ यानी कि पीछे की तरफ खुलते थे। यानी कि घर के जो दरवाजे होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उसके दरवाजे शहर की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, गली की तरफ खुलते थे। सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो हड़प्पा समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक था। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। समाज में 4 विद्वान वर्ग समाज में 4 वर्ग हुआ करते थे। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, 4 वर्गों में बांटा गया था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी हुआ करते थे, मांसाहारी भी हुआ करते थे। आभूषण का प्रयोग स्त्री भी किया करती थी और पुरुष भी किया करते थे। आभूषण का प्रयोग यानी कि जो सजावट के सामान है, सोना चांदी वगैरह पहनने का जो प्रावधान था वो स्त्री भी किया करती थी और पुरुष भी किया करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल जिसे शतरंज का भी खेल कहा जाता है और नृत्य, पशुओं की लड़ाई इत्यादि साधन थे। मनोरंजन के लिए लोग शतरंज या फिर पासे का खेल खेलते थे। नृत्य और पशुओं की लड़ाई सर्वोत्तम साधन थे मनोरंजन के लिए। समाधान के 3 प्रकार होते थे। समाधान के 3 प्रकार होते थे। यानी कि मरने के बाद लोगों को 3 प्रकार से उनका जो है वो कर्मकांड किया जाता था। जैसे पूर्व समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। समाधान के 3 प्रकार: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। धार्मिक जीवन की यदि बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति, मातृदेवी, पशुपतिनाथ, लिंग आदि की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है। उसके सिर पर 3 सिंग होते थे। इस मुहर पर 6 पशु बने हैं। मूर्ति के बाएं ओर एक गेंडा, एक भैंस अंकित है। मूर्ति के दाएं ओर एक हाथी, एक चिता के सामने 2 हिरन है। मूर्ति को पशुपतिनाथ या फिर शिव कहा गया है। मूर्ति को पशुपतिनाथ या फिर शिव की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। मार्शल ने यानी कि सर जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को आद्य शिव की संज्ञा दी है। जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को आद्य शिव कहा है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। यानी कि प्रश्न आ सकता है कि क्या सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का अस्तित्व था? तो जी हाँ, बिल्कुल था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। इस सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन मूर्ति की पूजा मिली है। इस सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। जो अभी हम स्वास्तिक यानी कि शुभ लाभ का जो प्रयोग करते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। यहाँ के आर्थिक जीवन की यदि बात की जाए तो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था जो है कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर थी। हड़प्पा कालीन की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर था। कृषि के रूप में लोग जो है यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, किंतु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के लोग संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, क्योंकि तब उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार का प्रयोग अनाज को रखने के लिए किया जाता था। अनाज की बात करें तो सिंधु सभ्यता में 9 प्रकार के अनाज मिले हैं। सिंधु सभ्यता में 9 प्रकार के अनाज मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य अनाज जो था वो जौ और गेहूं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य अनाज जौ और गेहूं था। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। अब ये 9 जो अनाज हैं जो उपजाऊ किस्म के वस्तुएं थी वो चावल, गेहूं के 3 किस्म मिले हैं और जौ के 2 किस्म मिले हैं।
जो नौ अनाज में मिला है कृषि के रूप में, वो चावल है, 3 किस्म गेहूं के, 2 किस्म जौ के। गेहूं के 3 किस्म, जौ के 2 किस्म। इसके अलावा खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास। चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास इत्यादि अनाज मिले हैं। चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल और कपास 9 अनाज मिले हैं। पशुपालन की बात की जाए तो इस सभ्यता के लोग बैल, बकरी, भेड़, सुअर आदि पालते थे। बैल, बकरी, भेड़, सुअर आदि पालते थे। इस सभ्यता में कुबर वाले बैल का अवशेष मिला है और कुबर वाले बैल का विशेष स्थान भी था। गाय की आकृति किसी भी मृण मूर्ति पर प्राप्त नहीं हुई है। इस सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। शिल्प कला की बात की जाए तो इस सभ्यता के लोग तांबे के साथ टीन 9:1 के अनुपात में मिलाकर कांस्य बनाते थे। यानी कि कुल 10 भाग में 9 भाग तांबा और 1 भाग टीन मिलाते थे, जिससे ये लोग कांस्य का निर्माण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ की व्यापार की बात की जाए तो यह सभ्यता मुख्यतः व्यापार पर प्रावधान थी। व्यापार वस्तु विनिमय सिस्टम द्वारा होता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु देना और उसके बदले दूसरा वस्तु लेना। जैसे कि किसी को चावल का जरूरत हो तो सामने वाला उसे गेहूं देगा और वो उससे चावल लेगा। तो ये प्रणाली जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। इस सभ्यता के म- मिस्र व सुमेरियन सभ्यता से संबंधित, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार वगैरह जो है मिस्र और सुमेरियन सभ्यता से करते थे। लोथल से फारस की मुहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। फारस की मुहर लोथल से, बेलनाकार मुहर कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। फारस की मुहर लोथल से, कालीबंगा से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है। आयात की जाने वाली जो वस्तु है वो तांबा, चांदी, सोना, टीन, गोमेद, लाजवर्द, सीसा इत्यादि था। तांबा खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से मिला है। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मिला है। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मिला है। टीन अफगानिस्तान और ईरान से मिला है। गोमेद सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र से मिला है। लाजवद्र जो है बदख्शा जो कि अफगानिस्तान में है और मेसोपोटामिया से मिला है। सीसा ईरान से मिला है। मापतौल की बात की जाए तो हड़प्पा में मानकीकृत मापतौल प्रचलित थी। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थे, यानी कि तब 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो नहीं हुआ करता था, 16 किलो हुआ करता था। उसके बाद 64 किलो, 32 किलो, ऐसे करके 16 के अनुपात में था। 16 किलो था, 32 किलो था, 64 किलो था, ऐसे करके 160, 320 इत्यादि के किलो हुआ करते थे। तो तौल की इकाई जो है वो 16 हुआ करती थी। तौल की इकाई 16, यानी कि 16 किलो कम से कम। जो अब यदि कोई अ, तराजू हुआ करता था तो उसको नापने के लिए 16 किलो का 1 किलो बाटा रहा होगा। लिपि की बात करें तो इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। अधिकांश लिपि के नमूने सेल खड़ी के मोहरे से प्राप्त हुए हैं। अधिकांश लिपि के नमूने जो है सेल खड़ी के मोहरे से प्राप्त हुए हैं। मुहर की बात करें तो हड़प्पा की मुहर सेल खड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी। हड़प्पा की मुहर सेल खड़ी की बनी होती थी। सबसे अधिक मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृण मूर्तियां की बात करें तो इस सभ्यता में अधिक संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों का निर्माण हाथ से चिकोटी पद्धति द्वारा किया गया है, यानी कि ऐसा मूर्ति था जो कि हाथ से चिकोट चिकोट के बनाया जाता था, दाब के, चिकोट के इत्यादि। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का जो कारण है, सैंधव सभ्यता जैसे अपने उद्भव में कर्मी के विकास के दौर से गुजरी थी, ठीक वैसे ही उसका पतन भी कर्मिक रहा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो प्राकृतिक आपदा, व्यापार में गिरावट और बाहरी आक्रमण माना जाता है। प्राकृतिक आपदा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नदी के सूखने से, बाढ़ के आने से, भूकंप और जलवायु में परिवर्तन होने से हुआ है। व्यापार में गिरावट की बात करें तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट हो गई थी। आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का क्षरण हो चुका था। सामाजिक बदलाव और शहरों का परित्याग लोगों ने करना आरंभ कर दिया था। बाहरी आक्रमण की बात करें तो इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों का आक्रमण,
इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों का आक्रमण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्यों का आक्रमण ही देखेंगे, आर्यों का आगमन यानी कि वैदिक काल के बारे में जानेंगे।